स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का ये वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस टेस्ट, रेलवे भर्ती परीक्षा, राजस्व भर्ती परीक्षा, इन सभी के लिए लाइव टेस्ट कंडक्ट कराते हैं प्रतिदिन शाम को 3 बजे। तो इन प्रति वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ विद टाइम सुबह 7 बजे और यहाँ पर 3 बजे ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इन सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर हमारा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। वह किस प्रधानमंत्री के काल में कौन से मंत्री थे? आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले उनकी आप फोटो देखिए। जसवंत सिंह, ये बेसिकली सबसे पहले इनके बारे में बात की जाए, इनका करियर 1960 में शुरू होता है। 1960 में यह सेना में मेजर पद पर थे। सेना में मेजर पद से इन्होंने रिजाइन किया और इसके बाद राजनीति में आ गए। राजनीति में ज्वाइन किया इन्होंने बीजेपी। और यहां पर जब 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उस समय थे ये हमारे देश के वित्त मंत्री। तो ये वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो यहां पर राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। इनके बारे में आपको डिटेल से बता दूं कि सन 1998 से 2004 तक एनडीए के शासनकाल में वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय, इतने मंत्रालयों में इन्होंने काम किया है। एक्टिवली काम करते रहे हैं। हालांकि 2014 से जब वापस एनडीए की सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से इनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था। यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। और कारगिल का युद्ध जब हुआ था, कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विश्वासप्रद व्यक्ति थे, इसलिए इनको इस कैबिनेट में जगह मिली थी। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का कौन सा टैक्स का केस जीता है? तो वोडाफोन ने भारत के खिलाफ किया था एक केस, और वोडाफोन बनाम भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। तो यहां पर 20,000 करोड़ का भारी भरकम टैक्स जो भारत सरकार ने लगाया था, उस टैक्स का केस यहां पर वोडाफोन ने जीत लिया है। आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये किस तरह से कैसे हुआ है। और इसका राइट आंसर है रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट। यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट क्यों लगाया जाता है आपको मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। भारत सरकार के खिलाफ एक केस यहां पर जीत लिया है। वोडाफोन ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पंचायत, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्टिब्यूशन में यहां पर प्लिया दायर की थी। यहां पर एक केस भारत सरकार के खिलाफ था और भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स यहां पर वोडाफोन से मांगा था, लेकिन इसका केस अब वोडाफोन ने जीत लिया है। वोडाफोन को अब इसका नहीं देना होगा। आपको मैं बता दूं कि यहां जो परमानेंट कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन। इसका मुख्यालय है द हेग में, द हेग। और इसका द हेग कहां पर है? यह है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में कोर्ट स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1899 में। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विश्व मूक बधिर दिवस, वर्ल्ड डीफ एंड डम्ब। ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहां पर उनके मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर वर्ल्ड डीफ एंड डम्ब डे मनाया गया। और इस वीडियो में मैंने दिवस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंक्लूड किए हैं क्योंकि परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो हम आपको डिटेल से बता देते हैं। सबसे पहले आप फोटो देखिए। वर्ल्ड डीफ एंड डम्ब बनाया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ की तरफ से। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 26 सितंबर। यहां पर आपको मैं डिटेल से बता दूं, जो वर्ल्ड के मूक और बधिर लोग हैं उनका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को, लोगों को उनके प्रति अर्थात उनका कोई शोषण ना हो सके, ऐसे लोग जो बोल और सुन नहीं सकते हैं उनको किसी भी प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण ना हो सके, इसके लिए यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। और यह इनकी संख्या 80% विकासशील देशों में है। 80% संख्या इन लोगों की विकासशील देशों में है। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो सिंबल्स के आधार पर होती है। यहां पर आपको बताऊं कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग बेसिकली होता है जहां पर जैसे ये हमारी लिपि है, उससे पहले आदि मानव भी साइन लैंग्वेजेस का यूज करते थे। पशु पक्षियों इत्यादि की यहां पर इमेज बनाया करते थे। तो आपको मैं डिटेल से बताने से पहले आपको मैं फोटो दिखाता हूं। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ 2018 हाल में ही ये थीम थी उसकी, द एवरीवन इज इंक्लूडेड। और यहां पर हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर यहां पर हमारा राइट आंसर है।
और यहां पर मैं डिटेल से बता दूं, 2020 में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम है सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। आप इसे नोट कर लीजिए, पूछी जा सकती है, सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार, फॉर एवरीवन। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। और इस दिवस को मनाया जाता है विश्व मूक फेडरेशन की तरफ से, विश्व मूक फेडरेशन की तरफ से, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डीफ। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रिवर डे। यहां पर हमने दिवस के क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका दिवस से बाहर नहीं जाएगा। विश्व नदी दिवस, वर्ल्ड रिवर डे कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाली भर्ती परीक्षाओं में दिवस से क्वेश्चन जरूर रहते हैं, इसलिए मैंने यहां पर टॉप 15 क्वेश्चंस आपके लिए दिवस से लेके आया हूं। आपको एक क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व रिवर डे, विश्व नदी दिवस बेसिकली मनाया गया हाल में ही 27 सितंबर को। यहां पर मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, विश्व के कई देशों में यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, और इसकी शुरुआत नदियों की रक्षा संकल्पना के लिए हुई थी। जैसे कि हम बता दें कि हमारा गंगा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यहां पर वाटर यहां पर काम कर रहा है गंगा रेनोवेशन पर, और यहां पर हाल में ही दुनिया के कम से कम 60 देशों में इसका आयोजन किया गया। और इस बार विश्व नदी दिवस की थीम भी पूछी जा सकती है, डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इसकी थीम थी। आपको मैं थीम से यहां पर लिख देता हूं, डे फॉर एक्शन फॉर रिवर, डे फॉर एक्शन फॉर रिवर इस बार इसकी थीम थी। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दुश्मन पर नजर रखने के लिए इंडिया ने किस देश के 30 जर्नल MQ-9A रीपर ड्रोन खरीदने की डील हाल में ही डन की है? ये ड्रोन बेसिकली क्या करेंगे? इंडिया की बॉर्डर्स की यहां पर निगरानी रखेंगे। बहुत सी यहां पर घटनाएं होती हैं, चाइना और पाकिस्तान भारत के बॉर्डर में घुस आते हैं। इस कंडीशन को रोकने के लिए हाल में ही MQ-9A ये ड्रोन है, जिसके पास एक हाई क्वालिटी कैमरा आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये हाई क्वालिटी कैमरा बेसिकली ये यहां पर 2 कैमरे यहां पर हैं, आप यहां पर 2 कैमरे यहां पर हैं, एक मैन कैमरा यहां पर है। तो इन सभी की मदद से ये ड्रोन यहां पर नजर रखेगा, दुश्मन पर नजर बनाए रखेगा, और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, इसको टारगेट करना बहुत ही मुश्किल है। और इसका नाम है MQ-9 रीपर, फर्स्ट हंटर किलर मिलिट्री ड्रोन है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यहां पर मैं आपको बता दूं, अमेरिका, रसिया और इजराइल ये तीनों देश डिफेंस के मैन्युफैक्चरर हैं, और ये तीनों देश अमेरिका, रसिया और इजराइल बहुत भारी मात्रा में डिफेंस से रिलेटेड चीजें बेचते हैं। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है, MQ-9A रीपर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं अमेरिका से। और आपको मैं बता दूं कि ये 24 ड्रोन को अगले 3 सालों में खरीदा जाएगा। इनकी संख्या कितनी होगी? 24 ड्रोन भारत के लिए खरीदे जाएंगे, और इनके डील कितने में डन हुई है? 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ में ये डील डन हुई है। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ड्रोन की खास बात क्या है? इसकी ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी का नाम है एटॉमिक्स। उसने कहा है कि 27 घंटों से भी अधिक समय तक ये उड़ान भर सकता है। एक बार फ्यूल भर के आप 27 घंटे तक यहां पर निगरानी रख सकता है, और साथ ही साथ 0.32 सेकंड में, अगर यहां पर एक केवल निगरानी ही नहीं रख सकता, अगर आप यहां से उसको कमांड देंगे तो दुश्मन पर 0.32 सेकंड में दुश्मन पर मिसाइल भी छोड़ सकता है। इसके पास यहां पर ये मिसाइल्स भी यहां पर देख पा रहे होंगे, तो ये मिसाइल्स भी दुश्मन पर छोड़ सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, फार्मासिस्ट को यहां पर इंक्लूड किया गया है। ऐसे लोग जो यहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं, उनके लिए ये फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं सबसे पहले फोटो दिखाता हूं। फार्मासिस्ट का बेसिकली काम होता है मेडिसिन को यहां पर रिकमेंड और उनको प्रोवाइड कराना। तो यह दिन स्वास्थ्य सुधार और फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में बताता है कि किस तरह से फार्मासिस्ट हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बार 2020 में इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। जब भी कोई आप दिवस पढ़ें तो उसकी थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। तो उसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ यहां पर इसका थीम रहा है। और यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर। संगठन हर साल एक अलग विषय की घोषणा करता है, और आपको मैं बता दूं इस दिन को 2009 से मनाया जा रहा है। 2009 से इसको मनाने की घोषणा हुई थी, और पहली बार मनाया गया था इस्तांबुल में। इस्तांबुल में सबसे पहली बार इसको मनाया गया था। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोविड-19 की वजह से भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसकी 2020 स्थगित कर दिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस बार नहीं होगा। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो आपको सबसे पहले मैं आप डिटेल्स में बता दूं, 50वां हुआ था 2019 में, इस बार होना था 51वां होना था। क्यों किया गया इसको? कोरोना महामारी के कारण, कोरोना की वजह से इसको इस बार सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। और ये बेसिकली पिछली बार हुआ था गोवा में और इस बार होना था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर तक होना था। पहले कब तक होना था? 20 से 28 नवंबर तक होना था भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, लेकिन अब की बार नहीं होगा। इसकी जानकारी 24 सितंबर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है और इसका आयोजन अब होगा 16 से 24 जनवरी 2021 तक। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, 16 से 24 जनवरी 2021 तक अब इसका आयोजन होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी का नया लाइफ ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी का नया लाइफ ट्रस्टी, ऐसा मेंबर जो लाइफ टाइम मेंबर होगा, किसे नियुक्त किया गया है? आपको यहां पर बताना है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी का लाइफ टाइम मेंबर किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपकी फोटो दिखाता हूं, ये है गांधी जी के यहां पर ग्रैंडसन, इनका नाम है गोपाल कृष्ण गांधी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, महात्मा गांधी के ग्रैंडसन है गोपाल कृष्ण गांधी। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर भी हैं, ये पूर्व गवर्नर भी हैं पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल में ये गवर्नर के तौर पर काम कर चुके हैं और इन्हें 2004 से 2009 के बीच में यहां पर गवर्नर नियुक्त किया गया था, 2004 से 2009 के बीच में। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 23 सितंबर को यह फैसला लिया। यहां पर मैं आपको डिटेल से बता दूं, गोपाल कृष्ण गांधी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रहने वाले हैं, अब वर्तमान में चेन्नई में रहते हैं। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन, यहां पर इलिमिनेशन, टोटल इलिमिनेशन करने का एक डे मनाया जाता है। परमाणु हथियारों का प्रयोग हमारी पृथ्वी पर एक बार हुआ है हिरोशिमा और नागासाकी में, और जहां पर परमाणु बम एक बार गिर जाता है, जीवन हमेशा हमेशा के लिए वहां पर समाप्त हो जाता है। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर यहां पर 2 परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने जापान पर, और अभी तक वहां पर जीवन सुचारू रूप से सही नहीं हुआ है। वहां अभी भी जो बच्चे जन्म लेते हैं अपंग होते हैं, उनको रेडियो एक्टिविटी का यहां पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहां पर इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेपन टोटल एलिमिनेशन, टोटल एलिमिनेट का मतलब है पूर्ण उन्मूलन, पूरी तरह से उनका उन्मूलन किया जाना चाहिए हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए। तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 सितंबर को। यहां पर आप थीम में देख पा रहे होंगे, तो राइट आंसर है यहां पर हमारा 26 सितंबर। और ये किसकी तरफ से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र, यूएन, जिसको कहते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां है? तो यह है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में ये इसका मुख्यालय है। और वर्तमान इसके महासचिव कौन है? इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस कब से हैं? तो यह 2017 से इस पद पर एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यहां पर आपको डिटेल से बताना है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं, पर्यावरण स्वास्थ्य मंत्री 2020 पर इस विषय पर हाल में ही उन्होंने संबोधित किया था। तो सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये मनाया गया था 2019 की थीम, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, और यह मनाया जाता है हर वर्ष 26 सितंबर को। तो यहां पर राइट आंसर है, और इसका राइट आंसर आपको 26 सितंबर यहां पर है। और इसकी जो यहां पर आपको मैं डिटेल से बताऊं कि इसका बेसिकली यूज होता है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर हमारा सही है। तो आपको डिटेल से बता दूं, यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ 1986 में स्थापित किया गया था, उससे प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और यह लंदन इंग्लैंड में स्थित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत में न्यूक्लियर साइंटिस्ट शेखर बसु न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। इनका कोरोना के कारण 24 सितंबर 2020 को निधन हो गया। उन्हें कौन सा बड़ा सम्मान मिला था? किस सम्मान से वह सम्मानित थे? तो सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूं। प्रणब मुखर्जी ने इनको यह सम्मान दिया था, और ये थे न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिस्ट, न्यूक्लियर रिसर्च करते थे, न्यूक्लियर रिसर्च साइंटिस्ट थे, और इनका नाम था शेखर बसु। और इनका हाल में ही कोरोना महामारी के कारण निधन हो गया है, और यह सम्मानित थे पद्मश्री से। पद्मश्री का सम्मान दिया था राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी ने। हाल में प्रणब मुखर्जी का भी यहां पर निधन हो गया है। और इनके बारे में बात करें, शेखर बसु जी के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 20 सितंबर 1952 को। 20 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था और एक कोलकाता से बेसिकली बिलोंग करते थे। और इनको 2007 में यह एक अवार्ड दिया गया था, डीएई स्पेशल अचीवमेंट, और यह पद्मश्री उनको मिला था 2014 में। 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जायमैक्स शुरू किया है? समुद्री अभ्यास भारत ने हाल में ही किस देश के साथ शुरू किया है? सबसे पहले आप यहां पर फोटो देखिए, समुद्री अभ्यास शुरू किया है हाल में ही जापान के साथ। जापान के साथ यहां पर राइट आंसर है। आपको यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जापान में हाल में ही शिंजो अबे ने यहां पर इस्तीफा दे दिया था। तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यहां पर बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है और ये यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। डीआरडीओ ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये कहां पर किया है? यह क्वेश्चन प्रतिदिन जिस प्रकार से हम आपसे पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रतिदिन होता है हमारा एक लकी क्वेश्चन। आपको अभ्यास का बताना है ये कहां पर किया गया है। तो डीआरडीओ की टेस्टिंग रेंज कहां पर है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कार्य करता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यहां पर डीआरडीओ की टेस्टिंग रेंज है। तो आपको बताना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है। जल्दी से आप लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, कहां पर है। ये हमारा आज का लकी क्वेश्चन नंबर 1 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केबल स्टैंड ब्रिज, ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से बताया था। आप इस ब्रिज की फोटो देखिए, ये ब्रिज केबल से सपोर्टेड होता है। आप कभी इलाहाबाद ट्रेवल किया हो तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, केबल से सपोर्टेड नैनी में ब्रिज बनाया गया है। सेम इसी प्रकार का ब्रिज अभी हाल में ही किस राज्य में बनाया जा रहा है? एक क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो सेम यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जिस प्रकार से प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला जाता है, तो आप इस वीडियो को सुबह 7 बजे देखने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि प्रतिदिन आपको अपने एग्जाम से 7 से 8 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से आएंगे मिलते रहें। तो राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ एक लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।